मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से आपका अपना मित्र डीके। मित्रों हम लोग आज संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला टॉपिक को देखेंगे, अर्थात इससे पहले हम लोगों ने वर्ण विचार में 4 भाग देख लिए थे। आज भाग 5 में हम लोग वर्ण विचार के शेष बचे टॉपिक को देखेंगे। मित्रों हम लोगों ने स्वर और व्यंजनों के बारे में डिस्कस किया था और व्यंजनों को देखा था, और आज भी शेष बचे हुए व्यंजनों के प्रकार को देखेंगे। तो चलिए मित्रों हम लोग अपने टॉपिक को आरंभ करते हैं। तो मित्रों हम लोगों ने देखा था तो हमारे जो व्यंजनों की संख्या थी वो कुल मिलाकर 33, अर्थात संस्कृत व्याकरण में जो व्यंजन की संख्या होती है, जो हमारे हलों की संख्या थी वो 33 अर्थात 33 थी, जबकि स्वरों की कुल संख्या 9 थी, अर्थात जो अचों की संख्या है, स्वरों को अच भी कहते हैं और व्यंजनों को हम लोग हल कहते हैं। तो हल आपके 33 थे और स्वर अच थे वो 9 थे। तो मित्रों मुख्य रूप से जो व्यंजन हैं उसके 3 टाइप हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन हैं और अंतस्थ व्यंजन हैं और ऊष्म या सल व्यंजन हैं। तो मित्रों जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे उनकी संख्या 25 है, जिसमें हमारे 5 वर्ग आते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मित्रों इन 5 वर्गों को हम उदिताः भी कहते हैं। क वर्ग को कु और च वर्ग को चू, ट वर्ग को टू और त वर्ग को टू, जबकि प वर्ग को पू के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों यहाँ पर फार्मूला भी दिया हुआ है कि कादयो माँ अवसाना स्पर्शा, अर्थात का से आरंभ करके माँ के अवसान अर्थात माँ के एंड तक जो भी हमारे वर्ण हैं वो सभी स्पर्श वर्ण हैं, जिनकी संख्या कुल 25 है। और मित्रों जो अंतस्थ वर्ण हैं उनकी संख्या 4 है। इनको हम यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं। सूत्र भी दिया हुआ है यड़ो अंतः स्तः, अर्थात यड़ में अंतस्थ वर्ण आते हैं या व राला। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे मित्रों। और आपके जो शल या ऊष्म वर्ण हैं उनकी संख्या भी 4 है। तीनों प्रकार के शा और हा ये आपके 4 वर्ण हैं: सल, ऊष्माणः। और उसके बाद मित्रों मुख्य रूप से 3 ही टाइप थे व्यंजनों के, 3 ही टाइप थे व्यंजनों के: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। जबकि मित्रों हमारे इसमें संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जिनकी संख्या संस्कृत में 3 है। जो हमारा छा क्षत्रिय वाला छा है मित्रों, तो ये का और षटकोण वाले सा के योग से बनता है। का, शा और आ के योग से छा बनता है। ता और रा और आ के योग से त्रा बनता है, जबकि जा और या प्लस आ के योग से ज्ञा बनता है। इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। आगे देखते हैं मित्रों, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं मित्रों। अब मित्रों हम लोग देखते हैं जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं। तो यड़ो अंतः स्था, अर्थात यड़ प्रत्याहार के जो अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं मित्रों वो 4 ही हैं: या, वा, राला। ये 4 वर्ण हैं अंतस्थ व्यंजन कहे गए हैं। इन्हीं वर्णों को मित्रों अर्ध स्वर भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसको ध्यान रखेंगे। कहता है अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से वर्ण हैं? या, वा, राला। आगे है मित्रों ऊष्म व्यंजन: सल, ऊष्माणः, अर्थात सल प्रत्याहार के जो अंतर्गत परिगणित तीनों शा और हा वर्ण हैं ये मित्रों ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। शा, 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 अर्थात तीनों शा और हा ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहे गए हैं। उसके बाद मित्रों हम लोग देखेंगे तीसरा टाइप है हमारा, अर्थात चौथा जो टाइप है वो है मिश्रित या संयुक्त व्यंजनों का। भैया पहला स्पर्श हो गए, उसके बाद जो हमारे थे वो स्पर्श हो गए, उसके बाद जो थे मित्रों अंतस्थ हो गए, ऊष्म हो गए, और जो चौथा टाइप है मित्रों वो है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। तो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। का प्लस शा के योग से जो हमारा क्षत्रिय वाला छा बनता है, आ इसमें ऐड कर लेंगे तो ये पूरा हमारा छा हो जाएगा। त्रा जो बनता है ता प्लस रा प्लस आ के योग से त्रा बनता है। जा प्लस या प्लस आ के योग से ज्ञा बनता है। और भी देखते हैं मित्रों आगे हम लोग। यहाँ पर है मित्रों जो अयोग वह,
वर्ण मात्र का अर्थात वर्णमाला में पढ़े हुए जो वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं मित्रों। जो वर्ण हमने वर्णमाला में पढ़े हैं इनके अतिरिक्त जो और वर्ण हैं वो 4 वर्ण और भी हैं, जिन्हें हम अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय या उपधमानीय कहते हैं। वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्र में न पढ़े जाने के कारण ये जो अयोगवाह कहे गए हैं, अर्थात जिनका योग ना हो वो है हमारे अयोगवाह। क्या है अयोगवाह? जिनका योग ना हो। ये वर्णमाला में भी नहीं है और माहेश्वर सूत्रों में भी इनकी गिनती नहीं होती है, अर्थात कहीं पर भी इनका योग नहीं है, इसलिए इन्हें अयोग कहते हैं। इनका योग ना हो, अयोगवाह। आगे देखते हैं मित्रों। आगे हमारा अनुस्वार तथा विसर्ग। मित्रों अंग, अनुस्वार और आहा इत्यचः परावनुस्वार विसर्गो। अंग और आहा ये अच के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। मित्रों जो हमारे अनुस्वार और विसर्ग हैं ये जो है स्वर के बाद ही आते हैं, अर्थात अच के बाद आने पर अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पर है बालकम, रामम, श्यामम आदि में जो मकार के बाद आकार के ऊपर जो बिंदु है उसका नाम अनुस्वार है और इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका है। नासिका अनुस्वारस। मित्रों जैसे यहाँ पर हमारा राम दिया हुआ है, रामम दिया हुआ है, तो सर्वप्रथम इसमें रा है प्लस बड़ा है और उसके बाद मित्रों जो हमारा राम माँ है प्लस जो इसके बाद क्या है छोटा आ है और उसके बाद अंकी बिंदी अर्थात अनुस्वार है, तो आ के बाद ही है। आगे देखेंगे हम लोग मित्रों, जैसे हमारा यहाँ पर दिया हुआ है मित्रों कि श्यामः, रामः, रामः, श्यामः, ग्रामः आदि में जो मकारोत्तर अर्थात मकार के बाद आकार के बाद जो 2 बिंदु हैं उसी को विसर्ग कहते हैं। जैसे मित्रों हमारा जो श्यामा दिया हुआ है तो जो या शा बना है मित्रों, फिर या है, उसके बाद बड़ा आ है और उसके बाद मित्रों माँ है, उसके बाद छोटा आ है और उसी के बाद आपका विसर्ग दिया हुआ है, अर्थात आकार स्वर के बाद ही आया है, तो बिंदु है उसी को विसर्ग कहते हैं। तो मित्रों जो विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। अकुहु विसर्जनीया नाम कंठाः, अर्थात आ और का वर्ग और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, यहाँ पर है आपका जिह्वा मूल्य, तो का खा। मित्रों ये का और खा दिए हुए हैं, इनसे पहले जो चिन्ह है वो अर्ध विसर्ग के हमारे चिन्ह हैं। तो ये जो हैं इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्यः। मित्रों यदि काखा से पहले अर्ध विसर्ग हम लगाएंगे तो वो जिह्वा मूल्य होता है और यदि पा फा से पहले लगाएंगे तो उपधमानीय होते हैं। आगे मित्रों का और खा, यहाँ पर मित्रों ये जो वर्ण हैं इनसे पहले अर्ध विसर्ग दी हुई है तो ये जिह्वा मूल्य वर्ण हैं। तो कखा के पहले जो आधे विसर्ग जी है के समान लिखा जाता है, तो मित्रों ये जो है हमारा चिन्ह ये अर्ध विसर्ग का है तो उसे जिह्वा मूल्य वर्ण कहते हैं। आगे देखेंगे मित्रों, इधर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। करा यथा अर्थात जैसे बालकः, जैसे बालक क्रीडति, बालक क्रीडति क्या है बालक क्रीडति। तो मित्रों यहाँ पर जो ये अर्ध विसर्ग दिया हुआ है ये का से पहले है, यहाँ पर दिया हुआ है बालक खेलति का है बालक खेलति, क्या है बालक खेलति, बालक खेलति, तो ये दिया हुआ है वो अर्ध विसर्ग है। उसके बाद मित्रों इसका जो उच्चारण जो होता है वो कंठ के नीचे जिह्वा मूल से होता है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। नेक्स्ट है कुप्पोह कपौचा, कपौचा सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से जिह्वा मूल्य बन जाता है, नहीं तो विसर्ग भी रह सकता है। आगे मित्रों उपधमानीय, क्या है उपधमानीय, तो यहाँ पर पा और फा से पहले अर्ध विसर्ग दिया हुआ है उसे हम उपधमानीय कहते हैं मित्रों। यदि कखा से पहला होता है उसे जिह्वा मूल्य कहते हैं। तो इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीयः, कह पा और फा से पहले जो अर्ध विसर्ग के समान लिखा जाता है मित्रों उसको हम लोग क्या कहते हैं
उस वर्ण को हम कहते हैं, उस उपध्मानीय वर्ण कहते हैं। जैसे वृक्षप कह रहा है वृक्ष पतति, क्या है वृक्ष पतति, यहाँ पर इसको बोलेंगे मित्रों वृक्ष पतति, और यहाँ पर बोलेंगे वृक्ष फलति, वृक्ष फलति, वृक्ष फलति। तो अर्ध विसर्ग पापा से पहले होते हैं। तो इसका जो उच्चारण स्थान मित्रों है वो ओष्ठ है, क्या ओष्ठ है। उपदमानीय, क्या उपपदमानीय नाम ओष्ठ, अर्थात छोटा ऊ बड़ा ऊ और पवर्ग का जो छोटा ऊ बड़ा ऊ और पवर्ग और उपदमानीय का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ ही होता है। क्या उपभो का पौचा सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से उपदमानीय बन जाता है, और वहाँ पर क्या था जीवा मूल्य बन गया था मित्रों। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, कह रहा है सूत्र विकल्प से जीवा मूल्य बन जाता है मित्रों, और यहाँ पर दिया हुआ है क्या है उपदमानीय बन जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, कह रहा है कार और इफ का प्रत्यय। भाई कार और इफ जो प्रत्यय इसका हम प्रयोग देखेंगे। कह रहा है बलात्कारः, संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए। जैसे भैया जो हमारा आ वर्ण है तो कह देंगे आकार, आ के बाद का जोड़ देंगे आकार, ऐसे ही का के बाद का जोड़ेंगे तो ककार, खा के बाद जोड़ेंगे तो खकार, गा के बाद जोड़ेंगे गकार आदि। अच्छा रा में इफ प्रत्यय, रा प्लस इफ तो हो जाएगा रेफ, संधि हो जाएगी, रेफ कहना चाहिए भैया। रा में इफ जोड़ेंगे और बाकी वर्डों में कार जोड़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो रा को रेफ कहना चाहिए। आगे देखें, कह रहा है आनुपूर्वी या पदों का जो अंतक्रम होता है, किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम में व्यवस्थित होते हैं उस क्रम का नाम जो आनुपूर्वी होता है। जैसे बालक शब्द में 6 वर्ण हैं, बा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस का प्लस आ, तो वालक। ऐसे राम शब्द में 4 वर्ण हैं, राम। बालक और राम के अंत में आकार, यहाँ पर का में छोटा है और राम में छोटा है, आकार है, अतः ये आकारांत शब्द हैं। ठीक है मित्रों, थोड़ा और देखते हैं मित्रों। कह रहा है इसी प्रकार हरि, कवि, रवि, ऋषि, कपि आदि इकारांत हैं। भानु, गुरु, शिशु आदि उकारांत शब्द हैं। पितृ, भ्रातृ, मातृ, जामात्र आदि ऋकारांत शब्द हैं। राजन, आत्मन आदि रकारांत हैं। मनस, पयस, यशस आदि शकारांत शब्द हैं। कह रहा है सरित, जगत आदि तकारांत शब्द हैं। तो मित्रों हम लोगों ने ये देखा बाल विचार टॉपिक में व्यंजन और उससे संबंधित और बहुत सारे प्रश्न। तो मित्रों हमारे द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट भी करें। और मित्रों आप यदि संस्कृत से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मित्रों जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम किसी और टॉपिक को लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।